हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? मेरी तो अभी फ़िलहाल ठीक ठाक ही चल रही है। बस चलिए, मैंने सेट 3 में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी रिकॉर्डिंग्स के कारण और थोड़ा सा समय भी, तो इसलिए मैं चलिए नेक्स्ट चलती हूँ लेकर आपको सेट 4 की तरफ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और ये सुपर फास्ट सेट, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव के साथ। तो आप भी मेरी तरह स्टूडेंट है सिविल कोड कलर का, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेट 4। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ बताने का तो ज़रूरत है नहीं कि कितना क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही देख लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? प्राप्त करता है मतलब रिसीवर जो होता है ना, पीओपी प्राप्त करता है, और सेंडर होता है उसको एसएमटीपी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पीओपी। आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? तो आईपी एड्रेस को समझने के युग में तो हो जाएगा डॉटेड डेसिमल नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा कंट्रोल+ पेज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की डैश प्रतियां होंगी, तो हम लोग एक प्रति होंगी। क्वेश्चन 5 होगा, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो हो जाएगा बुलेट। 0 से 9 तक की को क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की। वेब पर सूचना देखते हुए तो आपके पास डैश होना चाहिए, वेब, तो वेब ब्राउज़र होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो 1989, सॉरी किस वर्ष में हुआ था? तो 1989 में। और कौन किया था बताइए? डब्ल्यू की आविष्कार हुआ था 1989 में, और टिम बर्नर्स-ली ने। इसका आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 3G क्या है? मोबाइल की तीसरी पीढ़ी है। एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो 4। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है 12। किस वर्ष का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए? प्रिंटर सर्वर। 1 गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 10 से 25 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 10 से 25 बीच के सभी अभाज्य हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? देख लीजिए, हमारा अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19 और 23। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर, तो आंसर हो जाएगा 16.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ए और बी यदि एक साथ काम करते हैं तो 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वही बात है, ए और बी एक साथ काम करते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? A+B 30 दिन में करता है। ए की क्षमता है 3 और बी की 2, तो जिस तरीक़ा से निकालते थे ना, क्या हो जाएगा? यहाँ 15 और यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 15। तो तेज व्यक्ति कितना दिनों में पूरा करेगा? तो हमारा हो जाएगा, हमारा 17 नंबर का आंसर है कार्य इजिकल टू क्षमता गुने समय। तो क्षमता 3 और 2 दे दिया है, समय हो जाएगा 30, तो हमारा अभिष्ट समय क्या हो जाएगा? 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हम लोग का इसका 17 का आंसर था 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक व्यक्ति ने एसबीआई से 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया, तो उसके द्वारा ली गई मूल राशि क्या है? तो चलिए बनाते हैं। देख लीजिए, 5000 हमारा भुगतान किया था, तो SI P×R×T/100, तो P हम लोग को निकालना है। तो देख लीजिए, P = 100 इतना। आंसर हो जाएगा C नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक दूरी पैदल और 10 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, देख लीजिए 19 नंबर का। तो देख लीजिए, माना कि साइकिल से तय करता है x किलोमीटर, पैदल चलता है 50 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 50 है ना, इसलिए। तो हम लोग देख लीजिए 50 माइनस एक्स बाई 5 इजिकल प्लस एक्स बाई 10 इजिकल टू 9। तो हम लोग को x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 10 किलोमीटर। तो यहाँ बोला था ना कितना दूरी तय किया, तो 10 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियाँ बैठे थे। इनमें से 42% लड़का उत्तीर्ण। सबसे पहले तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ देखिए, अनुत्तीर्ण है ना, तो उत्तीर्ण है 42%, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा 38%, सॉरी 58%। 58% बॉयज, 30% है तो 70% गर्ल, है ना। आंसर पूछा क्या है, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देख लीजिए टोटल स्टूडेंट इतना और अनुत्तीर्ण हुआ था तो वही 58% मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो आप लोग यहाँ देख लो। और 70% लड़का का 58% और लड़की का 70% निकाल लेंगे और दोनों जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1128। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है ना, तो 1128 है और ये 1100 है ना। तो अनुत्तीर्ण का बोल रहा है ना, तो निकाल दीजिए, हो जाएगा आंसर हमारा 42। देख लीजिए 1128 है, टोटल स्टूडेंट गुने 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 62 होल 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाई बी प्लस बी वाई इक्वल टू 1, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भी ऐसा हो ना डायरेक्ट 0 मार दो, इसका आंसर हो जाएगा 0। चलो आपको सॉल्यूशन भी देखनी है तो मैं एक बार दिखा दे रही हूँ, आप लोग पॉज करके अच्छे से देख लेना। देख लो, वही डायरेक्ट करोगे तो a+b² माइनस ए बी, तो इसका जब वैल्यू है 0 है तो हमारा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0 होगा ना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पी क्यू अलग अलग किसी काम को 8-16 दिनों में करता है। एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम पूरा हुआ तब पी क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना है। सीधे सीधे बात है, 8-16 तो 16 हो जाएगा, 8 का 1 2, तो हमारा कितना अनुपात हो जाएगा 1, सॉरी 8 है ना और ये 16 है तो 2:1 हो जाएगा, सॉरी ठीक है। एक माँ और बेटी का वर्तमान आयु इतना है 12 वर्षों के बाद। इसका मैं आपको एक फार्मूला लिख देती हूँ, मतलब जैसे जैसे बोला ना 8x मान लीजिए है ना, वर्तमान मान लेते हैं माँ का, और 3x बेटी का। 12 वर्ष बाद उसका अनुपात यानी 12, 3x प्लस 12 बराबर 2/1। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेना, तो 66 वर्ष आएगा। कुछ आप भी काम करो, मैं ही सब सॉल्व करके दे दूँ क्या, इसका सॉल्व करो, 66 वर्ष आ ही जाएगा। पूछ रहा है माँ और बेटी का वर्तमान आयु का योग। तो मैं शॉर्ट में देख रही हूँ, दे देती हूँ, आप बस देख लो पॉज करके। बाय बाय। खुद भी काम करो, कैलकुलेशन वगैरह तो खुद ही करो। चलो, किसी धन राशि पर इतना 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज होगा। 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। देखिए 10 वर्ष का ब्याज 600 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 60 रुपया। तो 5 वर्ष का ब्याज 300 है, तो अगले 5 वर्ष के लिए 3 गुनी मूलधन पर तिगुना ब्याज, तो तिगुना है तो 3 से गुना कर देंगे। अब देख लीजिए कुल वर्षों का ब्याज, 5 वर्ष का वो और 5 वर्ष का ये, तो हमारा को टोटल हो जाएगा 1200 आंसर। आगे समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर उसे एक वीडियो में पूरे अच्छे से समझाकर और भी वीडियो डाल सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये कैलकुलेशन आप ही करो, ये इजी है। अब है रीजनिंग, मैं रीजनिंग बताती नहीं हूँ पर देख लो आप। वृत्ताकार, जब भी वृत्ताकार बोले वृत्त बना लो, जब भी ऐसा बोले ना ऐसे ऐसे बना लो भाई। उस संख्या का चयन कीजिए जो स्थान पर आएगी। 15 है, 17 है, देख लीजिए यहाँ 2, यहाँ 20। इससे नहीं है, इसमें क्या है ना कि 15 गुने 1 + 1, सॉरी 2, फिर
17 गुने 2 प्लस 3, उसी तरीक़ा से 37 गुने 3 प्लस 4 है ना, उसी तरीक़ा से हो जाएगा 15 इंटू 4 प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा 465। ठीक है, यह है तरुण पूर्व की ओर 65 किलोमीटर, फिर वह दाईं मुड़ता है और 85 किलोमीटर, फिर बाईं मुड़ के 53 किलोमीटर जाता है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, देख लीजिए, पूर्व दिशा है, सीधी बात। यदि 15 मई को मंगलवार है तो 11 जून 2013 को, ये क्वेश्चन है, मुझे भी प्रॉब्लम होता है। चलो सॉल्यूशन देखती हूँ मैं। 15 मई 2001 का दिन मंगलवार है, तो 15 मई 1 से 2013 तक का ले लेंगे तो 9 साधारण वर्ष है और 3 लीप ईयर है। जब भी 3 लीप ईयर है यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 9 और 3 दूनी 6, 9 6 15, तो हमारा एक विषम दिन हो गया 1। फिर 15 मई है, हम लोग को निकालना क्या है 11 जून तक, तो 11 जून 15 मई से 11 जून कितना दिन हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 16, इधर 6 11, तो हो जाएगा 6 दिन विषम दिन, तो 6 1 7, फिर 0 दिन, यानी कि हमारा मंगलवार का मंगलवार ही रहेगा। आप लोग पॉज करके एक बार अच्छे से भी देख लेना, खुद से बोल रही हूँ कि आप लोग भी देखो। ये है से विवाहित जोड़े, भाई देख लो, क्वेश्चन देखो और खुद सॉल्व करो। रीजनिंग मैं नहीं बताने वाली, ये माता पिता वाला आप लोग खुद बनाओ। रिलेशन फॉर या, मुझसे रिलेशन नहीं समझ में आते भाई, आता तो है पर मुझे मूड नहीं है, ये खुद ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सब का अगर आप सॉल्यूशन चाह रहे हो 31 से 33, तो मैं आपको दे रही हूँ। देखो क्या घर बना दिया, पति पत्नी सास ससुर, देख लो सॉल्यूशन, पॉज करके देख लो। और मैं चल रही हूँ डिस्क्रिप्टिव के पास। चलिए डिस्क्रिप्टिव है नहीं, ये भी चलो देख लो। एडमिशन में कितने ऐसे जोड़े हैं जो वही अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, तो हमारा कितना है 4। डेस्टिनेशन में कितना है 5। राइट अ लेटर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ए फ्रेंड, इन्वाइटिंग देम टू द पार्टी ऑर्गेनाइज एट योर रेसिडेंस, से वाई यू आर प्लानिंग अ पार्टी। 2 को कर लेटर लिखना है कि अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं फ्रेंड को, तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है। जब भी कोई अपने सगी संबंधी वगैरह को लिखता है ना, तो इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर है, फ्रेंड के पास लिखना है, तो एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे डेट, उसके बाद डियर फ्रेंड जो भी है, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, ये तो सब में ही लिख सकते हैं, हर किसी में लाइन। आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, I am thrilled to invite you to a party at my residence on 2nd of March और इतना बजे. It is a special gathering with friends and family and your presence will make it even more memorable. Do join us for an evening of fun, laughter and good mood. Looking forward to seeing you. ये एक लाइन याद कर लो ऊपर का, फिर नीचे लिख लो कि I am inviting you in my party on इतना date time. I hope you will come with your all family. Your presence will make us more fun and also help me in my preparation of party. इतना भी लिख सकते हो आप लोग। फिर योर लविंगली और अपना नाम। ये था क्या कि क्यों पार्टी दे रहे हो, तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, वही चीज़ लिख देंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल, शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज, आई एम प्लानिंग अ पार्टी, सो you will come and your presence will make celebration more special. उसे I want to celebrate it with my close friends like you. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू और लविंगली, वही चीज़ है। चलिए आगे चलते। और नेक्स्ट है पैसेज। देखिए पैसेज आप देख लो, पैसेज में जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर पैसेज में ही होता है, तो ये बस आप लोग पॉज करके एक बार देख लेना। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वोमेन, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाला भाई, ऐसा श्राप है ये। चलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। Caste discrimination is a deep-rooted social evil that continues to affect societies, particularly in India. It perpetuates inequality by dividing people based on hierarchical caste system, denying marginalized groups access to education, employment, and social dignity. Practices like untouchability, restricted social interaction, and economic exploitation hinder progress and create social injustice.
Despite constitutional safeguards and anti-discrimination laws, caste-based bias persists in rural and urban areas. Eliminating caste discrimination requires collective efforts, including education, awareness, and strict enforcement of laws. Promoting equality and inclusion is essential to build a just and harmonious society free from caste-based prejudices. इसमें आप लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पुराने ज़माने में एक कुआं में ऊंची जात और छोड़ जात के लोग पानी नहीं पी सकते हैं, तो उस सब चीज़ भी इसमें भर सकते हो, अगर आपको ये इतना भारी भारी वर्ड भी नहीं आ रहा है तो, क्योंकि लिखना है कुछ तो लिख सकते हो ना। पर ये जो होता है ना, लॉ हेल्प करेगा और हम लोग को अवेयरनेस होना चाहिए एजुकेशन के जरिए और स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। द राइजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज अ सीरियस कंसर्न दैट थ्रेटन्स सोशल स्टेबिलिटी एंड जेंडर इक्वालिटी. Crimes like domestic violence, sexual harassment, rape, trafficking, and cyber crimes have become alarmingly frequent. These acts not only violate women's dignity but also hinder their social and economic progress. Despite stricter laws and awareness campaigns, the lack of enforcement, societal stigmas, and patriarchal attitudes perpetuate such crimes. Women often hesitate to report incidents due to fear and social pressure. Addressing this issue requires comprehensive measures including education, gender sensitization, stronger law enforcement, and community support to ensure women's safety and empowerment. तो एक बार पॉज करके आप अच्छे से देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ये सेट मेरे साथ करके, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ आप लोग के लिए ही डाल रही हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस तो क्या ही बताऊँ, बस यही सेट मार रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इतना, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। घर के काम और बच्चे भी है ना यार, हाउस वाइफ होना ही एक लकी भी है, ये बहुत बड़ा, ये हर किसी से नहीं होने वाला। चलिए बकवास बाद में, पहले पढ़ाई। करेक्ट द गिवन सेंटेंसेज एंड रीराइट। आई वांट्स, तो यहाँ वांट होगा। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस मैनी, जब भी हैज़ है ना, हैज़ प्लस वर्ब 3 होता है, ये याद कर लो। डिड यू फॉरगेट, फॉरगेट होगा। डिड, डज, डू के साथ वर्ब होने लगता है। करेक्टली गाइडेंस, ई नहीं होगा, ए होगा। ग्लिच में टी छूटा हुआ है, देख लो। चलिए हिंदी में चलते हैं। नेक्स्ट, माता पिता के साथ लिखना है कुंभ मेला में जाने के लिए आग्रह करने के लिए, वही इनफॉर्मल लेटर। माता पिता के लिए एड्रेस का तो नहीं, देख लीजिए। प्रिय माता पिता, सादर चरण स्पर्श, इतना भारी वर्ड नहीं है तो सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ या करती हूँ कि आप दोनों स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आपको यह पत्र कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए जाने की अनुमति मांगने और आपके साथ इस धर्म अवसर का अनुभव करने का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ। कुंभ मेले का शाही स्नान भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अद्भुत हिस्सा है। यह न केवल आध्यात्मिक शुद्धि व अवसर प्रदान करता है बल्कि हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से भी जोड़ता है। तो आप आग्रह कीजिए कि पिताजी मुझे ले चलिए, मैं आपके साथ जाऊंगा। गोर हाथ तो पटकोगे तो यहाँ दिखेगा नहीं, बस अच्छे अच्छे वर्ड में लिख दो। ई वर्ड जरूर छाप देना। कृपया मुझे इस पवित्र अवसर पर आपके साथ जाने की अनुमति दे। बीच में बता देना है क्यों, और एक लाइन छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में ये जरूर लिखना है, आग्रह करना है। फिर आपको जवाब का इंतजार रहेगा। आपका बेटा या बेटी, अपना नाम दे दो। चलिए नेक्स्ट है निबंध लिखना है। बाल श्रम की समस्या, साइबर अपराध। देखो, साइबर क्राइम, साइबर अपराध, इंग्लिश हिंदी सब में यही जा रहा है, इसको तो भाई रट लो तुम लोग। बाल श्रम की समस्या। बाल श्रम एक गहरी सामाजिक समस्या है जो बच्चों के जीवन और उनके उज्जवल भविष्य को अंधकारमय बना देती है। यह समस्या न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई विकासशील देशों में व्याप्त है। बाल श्रम से आशय है बच्चों का उनके बचपन के वर्षों में आर्थिक गतिविधियों में लग जाना, जब उन्हें शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। बाल श्रम का कारण क्या है? गरीब परिवार के लोग जो नहीं सक्षम है अपने बच्चे को, और अपना घर के नहीं उठा पा रहे तो बच्चे को बाल श्रम, वही उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, समाधान क्या है, निष्कर्ष क्या है, लिख दो। आप चाहो तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है साइबर क्राइम। तो गंभीर चुनौती है, उसके कितने प्रकार हैं? तो वही फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी साइबर बुलिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान चोरी, ये सब हमारा साइबर अपराध के प्रकार है। कारण इसका क्या है कि साइबर अपराध के मुख्य कारणों में इंटरनेट का दुरुपयोग, कमज़ोर साइबर सुरक्षा और लोगों में डिजिटल जागरूकता की कमी शामिल है।
दुष्प्रभाव इसका क्या है, समाधान, निष्कर्ष आप लोग देख लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग सोच रहे होगे कि नाम है डुग्गू एंड हिज मॉम, ये पढ़ाई वाला है। क्या बताऊँ, आपका डुग्गू सोया हुआ है, देख लो। तो आते हैं पढ़ाई पे वापस। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताते हुए प्रत्येक पर वाक्य बनाए। मैं इसका मतलब बता दूंगी, आप वाक्य बना लेना। सांप छुछुंदर की दशा, कठिन स्थिति में फंसना हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। मेरी सास ने मेरे पति को अपने झगड़े के बारे में राई का पहाड़ बनाकर बताया। मुंह में पानी आना, पानी पूरी देखते ही मेरी दोस्त के मुंह में पानी आ जाता है। दोनों हाथों से लूटना, अत्यधिक लाभ उठाना। मेले में बहुत सी सामान जो सस्ती थी उसे देख मेरी सहेली ने अपने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। ये गलत है, ऐसी टाइप का कुछ बना लो। नीचे दिएगा अशुद्ध वाक्य, जंगल में सिंह, सी देख के लग रहा है ना गलत है, इधर से होगा नहीं। सी में बुंदका है, यहाँ स पर देखकर लोग डर गए। माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इधर से आधा ख होगा। सभी विद्यार्थियों, यो जब हो ना तो उसके पहले वाला में हर्षीकार होता है, ये याद रखना। मनाया, सुबह नहीं सुबह। तंदुरुस्ती में इधर से ई होगा। रामू में दीर्घीकार होगा और दौर में बड़ी रह। देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब चलते हैं जीके में। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज कल्याण और न्याय। आप लोग आंसर रिप्लाई में कमेंट में करना कि ये कौन सा भाग में आता है। मैं ही बता दूं क्या? छोड़ो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा को रोजगार परक बनाना। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण का प्रावधान है? तो भाग 11। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी। और किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्या बोलिएगा आप लोग? कोसी नदी। किस अनुच्छेद में श्रमिकों के अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 23-24। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? 2004। रणथंभौर टाइगर कहाँ है भाई? राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान। 2024 में भारत ने कौन सा नया अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो आदित्य L1, जो सूर्य का यहाँ है, सूर्य का अध्ययन करेगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बजट का अर्थ क्या है? सरकार की आय और व्यय की वार्षिक योजना। तो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने सुपर फास्ट सेट 4 कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, ताकि मैं भी और उत्साहित हूँ और वीडियो बनाने के लिए और तेज़ी से। और बस आपका साथ बना रहे और बस ऐसे ही बने रहिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सो ऐसे ही मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाय बाय, थैंक यू।